पिछली वीडियो में हमने बात की थी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और दोनों के बीच अंतर को समझने का हमने प्रयत्न किया था। आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रकारों की चर्चा करेंगे जो सामान्यतः सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अदर स्टेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक जो है कि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं या अर्थशास्त्र को किन रूपों में हम पढ़ते हैं। तो इसके दो खंड बनाए जाते हैं अर्थशास्त्र को लेकर के। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इन्हीं दो रूपों में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के तौर पर देखा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो लेवल पर जाकर के जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब वही क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। दूसरी ओर यदि हम अर्थशास्त्र को एक व्यापक लेवल पर समझने का प्रयास करें या मैक्रो लेवल पर समझने का यदि प्रयास करें तो इसे ही हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर माइक्रो का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म लेवल पर यदि हम बात करें, जैसे कि किसी परिवार की में यदि हम धन को केंद्र में रख करके उसके अर्थव्यवस्था या पूंजी से संबंधित अध्ययन करते हैं, किसी परिवार का हो गया, फर्म का हो गया, किसी छोटे संस्थान का हो गया, वो सारी जो होंगी वो अर्थशास्त्र होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और यदि हम किसी देश की अर्थशास्त्र मतलब किसी देश के संबंध में यदि हम अध्ययन करते हैं, किसी वृहद क्षेत्र को लेकर के अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र है। कहने का मतलब यदि ये है कि यदि हम किसी छोटे क्षेत्र की अंतर्गत धन की केंद्र में रख करके उस विषय को अध्ययन करने का कोशिश करते हैं तो छोटे क्षेत्र में यदि अप्लाई होता है तो वो हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और यदि हम बड़े क्षेत्रों में इसे अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहें, यह तुलनात्मक रूप में है कि जैसे यदि कोई राष्ट्र जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है तो हमारा जो राज्य होगा वो क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यदि हम किसी राज्य को समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो उस राज्य के जिले को हम क्या करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तौर पर पढ़ेंगे। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा जो है वो व्यापक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दायरा है वो सीमित है, छोटा है। आगे इससे जाकर के बात करें तो अर्थशास्त्र जो होगा, समष्टि अर्थशास्त्र जो होगा कि यह व्यापक स्तर पर अर्थशास्त्र में क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। जबकि यदि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो यह सूक्ष्म स्तर पर यह क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होगी वो छोटे लेवल पर मतलब छोटे हिस्से में लेकर के हो सकती है, वो खंड हो सकता है, वो जिला हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, वो किसी का तालुका हो सकता है। उन सब में जब अर्थशास्त्र का हम धन को केंद्र में रखकर जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी क्षेत्र विशेष में, बड़े क्षेत्र में यदि हम धन को केंद्र में रखकर विषय का अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, आर्थिक वस्तु और सेवाओं का अध्ययन करते हैं, तब वो हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो समझ में आ रही है या वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को यदि हम ध्यान दें, जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था धन की प्रबंधन या धन के व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसकी यदि एक बेसिक सी परिभाषा हम लेकर के चले कि जब कोई देश, कोई क्षेत्र धन को केंद्र में रखकर
मतलब धन को केंद्र में रखकर, या इसी को कहते हैं अर्थ को केंद्र में रखकर, जब अपने देश के नागरिकों या अपने क्षेत्र के नागरिकों के आर्थिक हितों के लिए कोई व्यवस्था यदि बनाती है, तो वही अर्थ जो व्यवस्था है या वही जो व्यवस्था है वही कही जाती है अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई देश है, कोई क्षेत्र है, कोई तालुका है, तो उसका जो केंद्र बिंदु होगा, उस व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होगा वो धन को लेकर के होगा। और यदि धन को केंद्र में रखकर हम उससे जुड़ी हुई व्यवस्था का निर्वहन करते हैं तो वही कहलाती है हमारी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था विभिन्न तरीके से अलग अलग हो सकती है, जैसे विचारधारा के लेवल पर हो सकती है। देश दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ देशों को हम कहते हैं विकसित देश, कुछ देशों को हम कहते हैं विकासशील देश, और कुछ देशों को हम कहते हैं अविकसित देश। तो इसके आधार पर यदि हम तय करें तो अर्थव्यवस्था की जो सामान्यतः प्रचलन में जो हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम 3 रूपों को मेनली जानते हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे को कहते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरे को कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम 3 मुख्य देखते हैं प्रकार इसके। पहला जो प्रकार है इसको बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी जो होती है उसे बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरे लेवल पर यदि हम जाके बात करते हैं तो एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 होते हैं, जिसमें से यदि हम पूंजीवादी की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो यदि कोई देश या क्षेत्र ऐसा है जिसमें उत्पादन के जो साधन है उस पर पूरी तरीके से निजी स्वामित्व है, मतलब निजीकरण ज्यादा है। उत्पादन में साधनों पर क्या है, निजी कंपनियां जो है उनका स्वामित्व है या उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था या धन की जो व्यवस्था होगी वो कहलाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं अमेरिका को, ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। दूसरी बात यदि हम कहें समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर ज्यादातर मामले में सरकार के पास यह होती है, सरकार के पास यह स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगा निजी जो होंगे, निजी कंपनियां होंगी, निजी संस्थान होंगे, उनके पास जो होगा केंद्रित होगा। समाजवादी में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होंगे वो सरकार के पास केंद्रित होंगे। और उसी तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ कुछ हिस्सों में जो है वो निजी कंपनियां होंगी, निजी कंपनियों के पास कुछ हिस्से होंगे और कुछ हिस्से जो होंगे वो सरकार के पास होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब उत्पादन के साधनों पर पूरी तरीके से या ज्यादातर हिस्से जो है वो निजी क्षेत्र के पास यदि है तो उसको बोलेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि उत्पादन के साधनों पर सरकार का प्रभुत्व है, सरकार की स्पष्ट छवि हमको दिखाई देती है, तो वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों पर निजी कंपनियां शासन करेंगी या निजी कंपनियों के पास वो व्यवस्था होगी और कुछ में सरकार के पास वो व्यवस्था होगी। तो इस आधार पर यदि हम समझे इन तीनों को तो कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होगी वो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
समाजवादी अर्थव्यवस्था चूंकि सरकार की होती है तो राष्ट्रीयकरण वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर जो है वो बैलेंस्ड रूप में चलती है और सामान्यतः पीपीपी मॉडल जो होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली, वो ज्यादातर दिखाई देती है हमें। तो अब हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर यूएसएसआर जो था या रूस जो था 1990 के पहले का, वो हम समाजवादी के तौर पर देखते थे। हालांकि आज ज्यादातर देश जो है वो पूंजीवादी के अंतर्गत ही आते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उन पर जो है निजी कंपनियों ने क्या किया है, उनका अधिकार है। तो निजी कंपनियों का जब अधिकार है तो वहां के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका मूल्य निर्धारण जो है वो कौन करेगा, निजी कंपनियां करेंगी। और निजी कंपनियों कहने का मतलब है बाजार वहां पर तय करेगा, सरकार नहीं तय करेगी। निजी कंपनियां हैं, कंपनियों ने आपस में समझौता किया, कंपनियों के बीच कंपटीशन हुआ, तो कंपनियों ने क्या कर दिया, उत्पादन के साधनों का मूल्य तय किया, फिक्स किया। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ चलती है बाजार मूल्य प्रणाली। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें बाजार मूल्य प्रणाली देखने को मिलती है। ये मूल्य प्रणाली मैं आगे के वीडियो में और बताऊंगा। यहाँ बस इतना समझ लिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार मूल्य प्रणाली से यह संचालित होती है। दूसरी यदि हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें होता है प्रशासित मूल्य प्रणाली। यह प्रशासित मूल्य प्रणाली से होंगी, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधनों में क्या है, सरकार का स्वामित्व है, सरकार के पास वो चीजें है। तो यहाँ जो वस्तु बेची जाएगी, जो सेवा बेची जाएगी, उसका जो मूल्य निर्धारण है वो सरकार के हाथों में होगा। और जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में यदि हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों में क्या होगा कि बाजार जो है वो तय करेगी और कुछ क्षेत्रों में क्या करेगी, सरकार तय करेगी। और इसीलिए इन दोनों का जो होगा उसको हम कहते हैं मिश्रित मूल्य प्रणाली। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने समझा कि उत्पादन के साधनों पर कौन रहेगा, निजी स्वामित्व रहेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ज्यादातर साधन किसके पास होंगे, सरकार के पास होंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ज्यादातर साधन जो है आधा निजी संस्थानों के पास, आधे सरकार के पास, मतलब बैलेंस्ड रूप में होंगे। यदि हम मूल्य प्रणाली की बात करें तो यहाँ बाजार मूल्य प्रणाली होगी, यहाँ प्रशासित मूल्य प्रणाली होगी और यहाँ मिश्रित मूल्य प्रणाली होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम यदि बात करें तो जैसा कि यहाँ पर बाजार मूल्य प्रणाली है, मतलब बाजार जो है रेट को निश्चित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। तो जब बाजार किसी चीज को तय करेगी तो वो अपना प्रॉफिट देखेगी, वो सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सके। तो इसके संबंध में मतलब वो लाभ कमाने की होड़ में प्रतिस्पर्धी बाजार को जन्म देगी, मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा की होड़ होगी। जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी कंपनियों का हक है या स्वामित्व तो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यदि मान लेते हैं कि जैसे ये पेन ही है, ये पेन बनाने वाली कंपनियों बहुत सारी होंगी और बहुत सारी जब कंपनियां होंगी, निजी स्वामित्व होगा, मूल्य प्रशासन या मूल्य निर्धारण करने की जो क्षमता है वो बाजार के पास है। तो इस पेन का मूल्य निर्धारण करते समय एक कंपनी कम रेट यदि करती है, अच्छी गुणवत्ता के साथ देती है, तो दूसरी कंपनी अच्छी गुणवत्ता के साथ उससे कम रेट में देगी। मान लो उसके बीच प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरा सामान पहले बिके, तो उस संबंध में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ हमको प्रतिस्पर्धा कम देखने को मिलेगी, प्रतिस्पर्धा जो है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर मूल्य का निर्धारण जो है वो सरकार कर रही है और किसी देश को चलाने वाली सरकार एक ही होगी। हो सकता है कि वो राज्य और
केंद्र के लेवल पर दो अलग सरकारें हो सकती हैं, बाकी सरकार के द्वारा जब निर्धारित की जाएगी तो उसमें कुछ सब्सिडियां भी दी जाती हैं। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो थोड़ा कंपटीशन और थोड़ा सा सरकार की छूट भी शामिल होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब समझिए कि चूंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा है, ठीक, मतलब ये अपने लाभ के लिए काम कर रही है। कंपनियां कैसी कर रही हैं कि अपने लाभ के लिए काम कर रही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियों का लाभ देखते हैं। कंपनी या निजी स्वामित्व वाली जो कंपनियां होंगी या निजी कंपनियां जो होंगी सिर्फ अपना लाभ देखने का काम करेंगी यहाँ पर। ठीक है। हालांकि गुणवत्ता प्रोवाइड की जाएगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि हम जाएं तो चूंकि ये प्रशासित मूल्य प्रणाली से संचालित होती हैं, दूसरा सरकार का ज्यादातर हस्तक्षेप यहाँ होता है मूल्य के निर्धारण में। तो यहाँ चूंकि सरकार के दायित्व में है तो सरकार जो है यहाँ पर कल्याणकारी दिखने का प्रयास करती है। अब चूंकि सरकार के पास है तो सरकार चाहेगी कि जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सही रूप से सुगम रूप से संचालित होती रही और उसके लिए वो जनता को बेहतर कल्याण या जनता का बेहतर कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। तो यहाँ जो होगी वो कल्याणकारी, मतलब जनता का क्या कल्याण छिपा है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगा, मतलब प्रतिस्पर्धी बाजार को जन्म दिया जाएगा। यहाँ लाभ कमाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धी बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, तो उसमें चीजें और क्लियर होंगी। तो यहाँ पे समझिएगा कि पहला उत्पादन के साधनों पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होगा, बाजार मूल्य प्रणाली से संचालित होंगी और चूंकि ये लाभ कमाने की कोशिश करेंगी इसलिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक। यहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा, प्रशासित मूल्य प्रणाली से संचालित होंगी और प्रशासित मूल्य प्रणाली से जब संचालित होंगी तो ये जनता की कल्याण की भावना के साथ चलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता का क्या होगा, शोषण नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चूंकि कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व है और कुछ क्षेत्रों में सरकार का स्वामित्व है, तो ये बैलेंस्ड रूप में चलती है। मतलब मिश्रित रूप में कहीं पर बाजार ने तय किया कुछ रेट, कुछ सरकार ने तय की, और भारत जो है वो यही आता है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन यदि आता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है तो यहाँ पर आएगा मिश्रित। ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने पढ़े वो विचारधाराओं के आधार पर है कि किस देश ने कैसी विचारधारा अपनाई हुई है उसके आधार पर। ठीक है। और यदि हम बात करें इस पर कुछ चीजें होती है कि इकोनॉमी में जो आयात निर्यात होते हैं, आयात का मतलब है कि किसी देश में यदि कोई चीज ठीक से उत्पादित नहीं हो रही है तो वो क्या करता है कि उस वस्तु को किसी अन्य देश से अपने देश में मंगाता है। तो भारत जैसे किसी अन्य वस्तु को भारत में अन्य देश से या विदेशों से कहीं से मंगाता है भारत में, तो वो हो गया उसका आयात। लेकिन यदि भारत के पास कुछ ऐसी वस्तु है या सेवा है जिसको वो यहाँ उत्पादित करता है तो वो किसी अन्य देश को वो बेचता है या सेवा देता है तो वो कह जाएगी निर्यात। मतलब कहने का मतलब है कि जब यदि कोई वस्तु भारत में या किसी देश में उस देश के बाहर से मंगाई जाए, खरीदी जाए, तो इसको हम बोलते हैं आयात करना। दूसरा, यदि कोई वस्तु भारत में अधिक होती है तो भारत बाहर भेजेगा किसी अन्य देश को, और इसको बोलेंगे हम निर्यात। अब जो ये निर्यात है भारत से अन्य देश के लिए, ये अन्य देश के लिए क्या होगा, ये आयात होगा। और यहां से जो वस्तु भेजी जा रही है तो यहां से तो वो निर्यात हो रहा है, लेकिन भारत में क्या किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है। तो दोनों चीजों में तुलनात्मक रूप में यदि देखें तो भारत के लिए जो चीज निर्यात है वो अन्य देश के लिए क्या है, आयात है।
और जो अन्य देश के लिए निर्यात है वो भारत के लिए क्या है, आयात है। तो इन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन दो रूपों में किया जाता है। एक को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरे को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। तो एक होता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था जिसका नाम दिया जाता है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि जब कोई देश या कोई क्षेत्र जो है वहां पर जो आयात और निर्यात है वो खुले तौर पर हो रहा है या एक सीमित कंडीशनों में किया जा रहा है आयात और निर्यात, मतलब आयात और निर्यात वहां हो रहा है पर्टिकुलर। तो जब किसी देश या किसी क्षेत्र में आयात और निर्यात हो रहा है तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कोई वस्तु मंगाई जा रही है, कोई वस्तु भेजी जा रही है। तो इसी को हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें हम ज्यादातर चीजों को आयात निर्यात के संबंध में छूट दे करके रखते हैं। दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि जहां पर ना तो आयात किया जाए और ना ही निर्यात किया जाए, मतलब आयात और निर्यात दोनों ही क्या है, शून्य है। इस अर्थव्यवस्था को बोला जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देश को शामिल करते हुए है उत्तर कोरिया। इस देश को बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। अब ये समझिए कि जो देश ना तो आयात कर रहा है और ना ही निर्यात कर रहा है, तो उत्पादन के साधनों पर उसका पूर्णतः कंट्रोल होगा। तो वो जो देश होगा वो सामान्यतः आत्मनिर्भर होगा। आशा करता हूं आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद की जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अर्थव्यवस्था के आगे के टॉपिक्स पर। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।